हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धातु और अधातु क्या होती हैं। बच्चों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने बहुत से तत्वों की खोज की, जिनमें से कुछ तत्व धातुएं कहलाती हैं और कुछ तत्व अधातु। उनको हम धातु और अधातु में कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बच्चों, तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर धातु व अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। और यहाँ पर धातुओं के आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं बच्चों, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर इत्यादि। और कुछ अधातुओं के भी उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड इत्यादि। तो बच्चों, ये भौतिक गुण धर्म होते हैं जो कि इनके आधार पर हम तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। राइट। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक गुण धर्म की। भौतिक गुण धर्म के आधार पर हम किसी भी तत्व को धातु अथवा अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला गुण धर्म बच्चों आपको बताया हुआ है धात्विक चमक। धात्विक चमक एक ऐसा गुण धर्म है बच्चों जो कि धातुओं में अधिकतर पाई जाती है, क्योंकि धातुओं की सतह चमकदार होती है, लेकिन अधातुओं की सतह चमकदार चमकीली नहीं होती। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बच्चों आयोडीन का, जो कि अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। राइट। तो ये एक्सेप्शन है आयोडीन का कि अधातु है लेकिन फिर भी चमकीला है। अगली देखिए बच्चों गुणधर्म को कठोरता। सेकंड नंबर का जो गुणधर्म है कठोरता। धातुएं सामान्यतः बच्चों कठोर होती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं अधिकतर उनमें से कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ इसमें अपवाद भी हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये ऐसी धातु होती हैं जो बहुत ही मुलायम होती हैं, कठोर नहीं होती, और इनको चाकू से बड़े ही आसानी से काटा जा सकता है। राइट। और अधातु देखो बच्चों, अधातुएं इसके उलट कठोर नहीं होती। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है यहाँ पर, कि कार्बन का एक अपर रूप जो कि हीरा, वो सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ठीक है बच्चों। अगला गुणधर्म देखते हैं बच्चों रूप। बच्चों, धातु कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, लेकिन अधातुएं ठोस अथवा गैस के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन धातुओं में एक अपवाद भी है, मरकरी, पारा। ये पारा एक ऐसी धातु होती है जो कि सॉलिड फॉर्म में, जो कि ठोस रूप में नहीं पाई जाती, बल्कि ये द्रव रूप में, लिक्विड रूप में पाई जाती हैं। और ऐसे ही बच्चों अधातुओं में भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन, जो कि तरल पदार्थ में पाई जाती हैं, ना कि गैसीय अथवा ठोस रूप में। राइट। अगला देखो बच्चों गुणधर्म आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता बच्चों एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा गुणधर्म होता है जिसके द्वारा यदि हम किसी तत्व को हथौड़े से पीटें तो उसको पतली चादर के रूप में उसे परिवर्तित किया जा सकता है। और ये गुणधर्म बच्चों धातुओं में पाया जाता है, लेकिन ये आघात वर्ध्यता वाला जो गुणधर्म है वो अधातुओं में नहीं पाया जाता। राइट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला देखो बच्चों गुणधर्म है तन्यता। 5वां नंबर देखो बच्चों। तन्यता एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा हम धातुओं को या अन्य तत्वों को पतले तार के रूप में उसको खींच सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी धातुओं में पाई जाती है, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती, उनको हम तार के रूप में नहीं खींच सकते। अगला देखो बच्चों विद्युत व ऊष्मा के चालक। ये ऐसा गुणधर्म है बच्चों जो कि अधिकतर धातुओं में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें अपवाद है सीसा और मरकरी। ये दोनों धातु ऐसी होती हैं जो कि विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसके उलट यदि हम देखें अधातुओं में, तो अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। राइट। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है बच्चों ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है। अगला देखो बच्चों घनत्व। घनत्व बच्चों सबसे अधिक पाया जाता है धातुओं में। ठीक है। उसका घनत्व और गलनांक धातुओं का बहुत उच्च होता है, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम का। इनका घनत्व और गलनांक बहुत ही कम होता है। और इसके उलट अधातुओं में घनत्व और गलनांक बहुत ही कम होते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों ध्वनिक। ध्वनिक एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी तत्व को किसी दूसरी धातु या सतह से टकराते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, और धातुएं अधिकतर ऐसी आवाज़ पैदा करती हैं। तो ध्वनिक प्रॉपर्टी, ध्वनिक गुणधर्म धातुओं में पाया जाता है, लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। ऐसी अगली प्रॉपर्टी है बच्चों ऑक्साइड। ऑक्साइड एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि तत्व
जो कि धातु हैं और अधातु, वो दोनों ही अपनी ऑक्साइड बना सकती हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के पश्चात। तो बच्चों, जो धातुएं होती हैं वो उनके ऑक्साइड्स वो क्षारीय नेचर के होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, परंतु धातुओं की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। तो जितने भी अधातु होते हैं और वो अपनी ऑक्साइड बनाते हैं वो सारे अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। अब बच्चों बात करेंगे हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की। अभी हमने बात की थी बच्चों धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म की, अब बात करेंगे हम रासायनिक गुणधर्म की। बच्चों, अधिकतर धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करने के बाद वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि पिछली क्लास में भी आपको मैंने बताया था। तो धातु जब किसी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो बनता है धात्विक ऑक्साइड, और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? क्षारीय, जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। अब उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों, उदाहरण आपके सामने है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि काले रंग का होता है। उसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो बच्चों, ये थे एग्जाम्पल धातुओं के कि धातु किस प्रकार ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। और धातुएँ ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं, ये भी आपको आगे हम बताएंगे बच्चों। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है बच्चों कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। बच्चों, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, और यदि उसको वायु के संपर्क में या नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखा जाए तो फटाफट से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, ताकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर पाएँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए बच्चों, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और धातुओं पर ऑक्साइड की परत इन पर चढ़ जाती है। बच्चों, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रूप से अभिक्रिया करती हैं। इसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के बारे में आपको बताया है, इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जो कि दोबारा इनको ऑक्सीडाइज होने से उनको बचाती है। ठीक है, एक बार जब इन पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से जब ऑक्साइड की परत जम जाती है तो दोबारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते, राइट। उसी प्रकार बच्चों आयरन का दिया हुआ है, आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होती, लेकिन यदि लोहे के चूर्ण को ज्वाला में रखा जाए तो वो तेज़ी से जलने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोहा कभी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन लोहे का चूर्ण तेज़ी से जलने लगता है। इसी प्रकार बच्चों कॉपर के विषय में है कि कॉपर प्रज्वलित नहीं होता, पर उस पर काले रंग की ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। और बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर सोना और चांदी। सोना और चांदी बच्चों ऐसी धातुएं होती हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ कभी अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। इसी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। और बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी धातुओं के नाम बताओ जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, या फिर जो सबसे कम रिएक्टिव या सबसे कम अभिक्रियाशील हैं। बच्चों अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड धातु के वे ऑक्साइड होते हैं जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, और लवण तथा जल हमें प्राप्त होते हैं। बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड जब भी अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे हमेशा लवण और जल प्राप्त होगा। उसमें एग्जाम्पल भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हमेशा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। जैसे ये आप एग्जाम्पल देखिए एल्यूमिनियम का, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ पानी की कुछ बूंदें। तो बच्चों हमें लवण और जल प्राप्त होता है। उसी प्रकार बच्चों जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट और जल। तो बच्चों दोनों में आपने देखा कि कैसे ये उभयधर्मी ऑक्साइड जब अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करता है तो दोनों ही केसेस में हमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों, जल के साथ अभिक्रिया।
बच्चों, जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और उसके साथ साथ जब धातु ऑक्साइड जल से दोबारा अभिक्रिया करता है तो हमें प्राप्त होता है धातु हाइड्रोक्साइड। ये बात बच्चों आपको बहुत याद करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं बच्चों। एक छोटा सा चार्ट आपको दिया हुआ है कि धातुएं केवल भाप के साथ अभिक्रियाशील होती हैं। वो कौन सी धातुएं होती हैं? वो होती हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। और कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? वो होती है सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। और कौन सी धातु ऐसी है जो कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? वो होते हैं लेड, कॉपर, सोना और चांदी। राइट। सोने का जो सिंबल है वो है बच्चों Au और चांदी का सिंबल है Ag। इसी प्रकार बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं और ये धातु उन बुलबुलों के साथ ऊपर तैरने लगते हैं। इसी प्रकार बच्चों गर्म जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम। तो बच्चों ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ बच्चों आगे चलते हैं हम। इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं बच्चों। एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस तथा ऊष्मा। राइट। इसी प्रकार बच्चों अगला एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कैल्शियम का। कैल्शियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार मैग्नीशियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो प्राप्त होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम भी पानी के साथ करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार जब आयरन अभिक्रिया करता है जल के साथ तो हमें प्राप्त होता है आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्लियर। तो बच्चों ये सभी एग्जाम्पल आपके लिए ये बताने के लिए थे कि जितनी भी धातुएं हैं जब वो पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हमें प्राप्त होते हैं। ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड्स थे बच्चों। क्लियर। आगे चलते हैं। धातुएं तनु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? तो बच्चों जब भी धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों इसका कि धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? और वो कौन सी गैस है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, जब भी इन धातुओं ने अम्ल के साथ अभिक्रिया की तो हमेशा लवण प्राप्त हुआ और साथ में हर केसेस में देखो बच्चों हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हुई। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जब धातुएं किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती हैं। और बच्चों आगे चलते हैं अब हम धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। बच्चों जब धातु किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो वो धातु उस लवण विलयन में से पहले वाली धातु को रिप्लेस कर सकती है और खुद उसकी जगह जाके जुड़ जाती है और विलयन के उस धातु को अलग कर देती है। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो लवण विलयन में से कम अभिक्रियाशील धातु को अलग कर देती है और खुद जाकर उस विलयन में जुड़ जाती है। राइट। अब इसमें आगे एग्जाम्पल देखेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी बच्चों एक ऐसी श्रेणी है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी कम। तो बच्चों सबसे अभिक्रियाशील धातु होती है पोटेशियम, फिर होती है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम, देन जिंक, उसके बाद आयरन, फिर लेड। तो बच्चों ये अभिक्रिया सीरीज़ थी जो कि आपको बताई हुई है। सबसे अभिक्रियाशील सबसे अधिक ऊपर है और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता उन तत्वों की कम होती जाएगी। ठीक है। तो घटती अभिक्रियाशीलता ऊपर से नीचे की तरफ होती है। सबसे ऊपर वाला जो तत्व है पोटेशियम वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है और ऐसे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इस श्रेणी में वैसे वैसे हमें कम क्रियाशील धातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों। आइए आगे चलते हैं बच्चों, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम। जैसे कि बच्चों आप देखिए इससे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और लेड के बाद कम क्रियाशील कौन सी है बच्चों? हाइड्रोजन। उसके बाद उससे कम कौन सी अभिक्रियाशील है? कॉपर, फिर मरकरी,
फिर चांदी और उसके बाद सोना। तो अभिक्रियाशीलता की सीरीज़ ये यहाँ भी कंटिन्यू हो रही है और यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं कि अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती सबसे कम किसकी होती है? सोने की, गोल्ड की, AU जिसका सिंबल है। और चांदी भी बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। इसी वजह से सोना और चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, राइट। अब आगे चलते हैं बच्चों हम धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, कि जब धातुओं को अधातुओं के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है बच्चों? जब धातुओं को किसी अधातुओं के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो धातुओं की एक प्रॉपर्टी, एक गुण होता है अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना, क्योंकि उनके पास बाहरी शेल में जो सबसे बाहरी शेल होता है, जब आपने वैलेंसी और संयोजकता पढ़ी थी बच्चों, तो उसमें आपने देखा था कि हर तत्व के नाभिक के चारों ओर कुछ शेल्स, कुछ कक्षाएं बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो ऐसे में बच्चों धातुओं के सबसे बाहरी शेल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स वो धातु लूज़ कर सकती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों सोडियम का। सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और इन 11 इलेक्ट्रॉन में से जो पहले 2 और 8 जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, अपना ऑक्टेट लेवल पूरा कर लेते हैं। लेकिन बाद में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बाहरी शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, वो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na+ आयन बना लेता है, धन आयन, और साथ में इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। तो पहले 2 और 8 इलेक्ट्रॉन तो अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, लेकिन उसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको अपना अष्टक दोबारा पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन अपने ऊपर -1 चार्ज ले लेता है, माइनस का चार्ज ले लेता है। इसी वजह से बन जाता है वो क्लोरीन आयन, और उसको बोलते हैं क्लोरीन ऋणायन, क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसीलिए उसको ऋणायन बोला गया है। तो क्लोरीन ने जब सोडियम से प्राप्त इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसने क्लोरीन आयन बनाया, और जब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो सोडियम धन आयन बनाया, राइट। तो बच्चों ये कंसेप्ट शायद आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं हम आयनिक यौगिक की। बच्चों आयनिक यौगिक क्या होता है? जैसे सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और खुद तो धनायन बन गया और क्लोरीन को बना दिया ऋणायन। तो बच्चों जब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो उनके बीच में जो आबंध बना, जो उनके बीच में आबंध बनने से जो वो यौगिक बना वो बना NaCl। अब बच्चों देखो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर +1 चार्ज आया था, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन उसका लिया तो उसके ऊपर -1 चार्ज आया था। तो बच्चों प्लस और माइनस दोनों बराबर हैं, 1 प्लस और 1 माइनस, तो ऐसे में ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इनके ऊपर जो NaCl है, जो आपको यौगिक मिलता है Na और Cl से, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, और ये बिल्कुल उदासीन होता है, बिल्कुल स्टेबल होता है, राइट। तो आयनिक यौगिक से विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, जैसे कि Na और Cl से NaCl हमें प्राप्त हुआ। और इनके बीच में कौन सा आबंध था बच्चों? आयनिक आबंध, और इससे यौगिक कौन सा प्राप्त हुआ? आयनिक यौगिक। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आयनिक यौगिक के गुणधर्म में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है भौतिक प्रॉपर्टी। बच्चों जो आयनिक यौगिक हमें प्राप्त होते हैं ये बहुत कठोर और ठोस होते हैं, कुछ केसेस में ये कठोर नहीं होते, ये भंगुर होते हैं। इसी प्रकार बच्चों इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा अधिक होता है, वो इसलिए क्योंकि इनके बीच में आयनिक आबंध होता है। ये जो यौगिक बनता है आयनिक यौगिक, ये अलग अलग तत्वों से मिलकर बनता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, जैसे आपने यहाँ देखा था। और इस केस में जो ये आबंध होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों घुलनशीलता। घुलनशीलता बच्चों ये आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील होते हैं, जैसे Na और Cl, नमक, इसको NaCl को नमक बोला जाता है। जब नमक को पानी में मिलाया जाता है बच्चों तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन पानी के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और ये पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों अगली प्रॉपर्टी है विद्युत चालकता। अब जैसे कि आपको पता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है, जो तरल पदार्थ के अंदर हम ये NaCl नमक को जैसे हमने मिलाया तो वो अलग अलग अपने आयनों में टूट जाता है Na और Cl में। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है कि आयनिक यौगिक में ये देखिए बच्चों,
आयनिक यौगिक में क्या होता है, विद्युत चालकता बहुत ज़्यादा अधिक होती है क्योंकि इनके आयन्स के टूट जाने से तरल पदार्थ के अंदर ये मूव कर सकते हैं और विद्युत जब प्रवाहित की जाती है तो विद्युत के कणों को ये मूव करा सकते हैं। इसीलिए ये विद्युत चालकता इन यौगिकों की बहुत ज़्यादा होती है। आयनिक यौगिक जल विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस रूप में बच्चों विद्युत का चालन नहीं करते। यदि हम नमक की बात कर रहे हैं तो बच्चों नमक में यदि विद्युत प्रवाहित की जाए तो ये विद्युत का कुचालक माना जाता है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। लेकिन जब इस NaCl को पानी में मिलाया जाता है और नमक के पानी में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो नमक का पानी विद्युत का चालक हो जाता है, क्योंकि Na आयन और क्लोरीन आयन पानी में डिसोशिएट हो जाते हैं। इसी प्रकार ये जो विद्युत चालकता है ये तरल और जलीय विलयन में ये चालकता का काम करता है और ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं होता। तो बच्चों, CBSE द्वारा रिवाइज सिलेबस के द्वारा हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट किया और उसके बाद का जो भी टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति और धात्विकी, बच्चों ये कोर्स में नहीं है, राइट। तो आगे का जो भी कंटेंट है वो आपके कोर्स में नहीं है और जो भी कंटेंट आपने अब तक पढ़ा यहाँ तक आपका CBSE पैटर्न के हिसाब से ये आपका सिलेबस है। तो बच्चों, आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं और जो कंटेंट मैंने अभी आपको समझाया, मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको ईजिली समझ में आया होगा और हमेशा की तरह जैसे आप मेरी वीडियोस को देखकर मेहनत करते हैं, आगे भी आप अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। और इसी उम्मीद के साथ बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को समझने का आपने प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी